तो कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में, कंपनी और पार्टनरशिप, तो डेफिनेशन क्या है? तो कंपनी की डेफिनेशन यही है कि एक लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म्ड बाय कंपनी एक्ट है। और पार्टनरशिप क्या हुआ? एक एसोसिएशन है दो और मोर इंडिविजुअल का जो साथ में एक बिजनेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खाली बस एंटिटी को बताएंगे जो कि कंपनी एक्ट में फॉर्म की गई है। और पार्टनरशिप एक तरह की रिलेशनशिप है जिसमें एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स होते हैं, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं जो कि बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में ये फॉर्म्ड होता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म होता है। फिर लीगल स्टेटस क्या है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर्स से अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टनर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्ट के लिए। लाइबिलिटी कैसे बनती है? तो लाइबिलिटी बनती है टू द एक्सटेंट्स ऑफ द शेयर, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं किसी कंपनी के, उनके शेयर तक की ही लाइबिलिटी उनकी बनती है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है किसी पार्टनर की वो अनलिमिटेड हो सकती है और उनके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी लाइबिलिटी बन सकती है किसी भी पार्टनर के। फिर जो ओनरशिप और कंट्रोल किसका रहता है? तो कंपनी में डायरेक्टर का रहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है, मैनेज करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करता है? तो बोलते हैं कि पार्टनर्स मैनेज करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपनी में वो मैंडेटरी होता है एंड आरओसी के पास किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो उसके पास करा जाता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी कंपनी का। और जो ये हमारा पार्टनरशिप होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। और जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, वो भी लीगल लिमिटेशंस रहते हैं उनके पास भी, मतलब उनके पास भी राइट्स रहते हैं। फिर परपेचुअल सक्सेशन, जिसमें क्या बोलता है कि वो कंटिन्यू करता है एग्जिस्ट करना इवन इफ द मेंबर चेंजेस, मेंबर भले चेंज हो जाए बट जो कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, डिसॉल्व हो जाता है विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। ठीक है, इसके बाद फिर टैक्सेशन का प्रोसीजर क्या है कंपनी में? तो बोलता है सेपरेटली टैक्स रहता है, मतलब वही सेपरेट एंटिटी है तो उसका टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होता है। ठीक है, कंपनी की रहती है। यहाँ पे पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम, मतलब इंडिविजुअली पार्टनर्स पे टैक्स लगता है। और पार्टनरशिप प्रॉफिट आर टैक्स्ड, पार्टनरशिप प्रॉफिट जो होती है वो टैक्स की जाती है। यहाँ पे बोल सकते हो कि तुम जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसमें सेपरेटली टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टनर्स इंडिविजुअली टैक्स लगाया जाता है ना। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे ट्रांसफरेबल होते हैं, जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन जो पार्टनर्स इंटरेस्ट है ना वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद ही वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है बोर्ड के द्वारा और शेयर होल्डर के द्वारा, मेजॉरिटी बोर्ड के बेसिस पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो पार्टनर्स कलेक्टिवली लेते हैं, मतलब वही है यहाँ पे कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है? तो बोर्ड और शेयर होल्डर कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन कर रहा है? तो पार्टनर्स कर रहे हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन कैसे होता है? लीगल प्रोसेस पूरा दिया गया है, वाइंडिंग अप जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे ही इसको ख़त्म किया जा सकता है कंपनी को। और यहाँ पे डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा होता है, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो म्यूचुअली एग्री करते हैं उस बेसिस पे होता है ना। अब हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जो डेफिनेशन इसकी क्या है? हाँ, कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या डिफरेंस है? तो बोलते हैं कि एक लीगल एंटिटी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी एक्ट में हम लोग पढ़े, और सेपरेट होती है उसके शेयर होल्डर्स से कंपनी। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है? ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है वो कंसिस्ट होता है एक लीनियर डिसेंडेंट ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर के जो भी वंशज होते हैं उनको फॉर्म करके एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू जॉइंट फैमिली बनाया जाता है। और ये गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? हिंदू लॉ के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बना सकते, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, लीगल एंटिटी है जो कि सेपरेट है शेयर होल्डर्स से। ठीक है,
और यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो कि इसमें कॉमन डिसेंडेंट्स रहते हैं, ठीक है। फिर गवर्न किससे हो रहा है ये, तो कंपनी एक्ट से गवर्न हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गवर्न किससे हो रहा है, कंपनी एक्ट से। कंपनी एक्ट गवर्न हो रही है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न हो रही है। अब लीगल स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस कंपनी का क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, मीन्स सेपरेटली एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे वो परपेचुअल सक्सेशन रहता है, मतलब कि अगर शेयर होल्डर्स मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तब भी ये कंटिन्यू होते रहती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, रिकग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट एंटिटी अंडर टैक्स लॉ, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती बट एज ए डिस्टिंक्ट, मतलब देखो एंटिटी का मतलब होता है कोई, मतलब एंटिटी का मतलब यहाँ पे होगा बॉडी से है, कि सेपरेट लीगल बॉडी नहीं है, बट अगर टैक्स नज़र में देखा जाए तो उसको इंडिविजुअली, मतलब एक एंटिटी माना जाता है, एक अलग सा बॉडी मानी जाती है जिसको टैक्स किया जाता है, ठीक है। फिर है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी किसकी होती है, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी बनती है, कहाँ तक कि उनके अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर, ठीक है। क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, तो शेयर होल्डर की अपने पे करने की जिम्मेदारी बनती है, अपने टैक्स जो अमाउंट है। और लाइबिलिटी यहाँ पे मेंबर की क्या बनती है, जनरली लिमिटेड होती है और उनके शेयर जो रहते हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहती है। ओनरशिप किसका रहता है, शेयर होल्डर का रहता है। यहाँ पे ओनरशिप किसका रहता है, कोपार्टनरी, मतलब मेंबर्स का होता है, फैमिली का, कलेक्टिवली ओन करते हैं इन लोग। फिर मैनेजमेंट कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं और शेयर होल्डर उनको इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यहाँ पे मैनेज कौन करता है, करता है एल्डेस्ट मेंबर्स, एल्डेस्ट मेल ऑफ द फैमिली। फिर फॉर्म कैसे होता है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से फॉर्म होता है, जो कि दिया जाता है इसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन में और आर्टिकल एसोसिएशन में जो दिया रहता है उसके बेसिस पे होता है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू बर्थ, यहाँ पे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं बाय बर्थ, और इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता इसके फॉर्मेशन के लिए। ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति जो है वो फैमिली का पार्ट अगर रहता है तो बन जाता है, ठीक है। फिर परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करता है, तो जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है ना वो अफेक्टेड नहीं होता किसी की डेथ से या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर से। और यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब तक चलते रहेगी जब तक सब या तो पार्टीशन ना हो जाए या तो फिर एक्सटिंक्ट ना हो जाए फैमिली, तब तक ये चलती रहेगी जब तक वहाँ पे को-पार्टनर्स मतलब मेंबर एग्जिस्ट करते रहेंगे। टैक्सेशन के बारे में वही है कि सेपरेटली टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस रेट लगते हैं इसमें, ये भी सेपरेटली टैक्स होता है। इनकम टैक्स एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, यहाँ पे एग्जाम्पशंस और बेनिफिट भी मिलते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में उनको टैक्स से बचा जा सकता है, बचते हैं उन लोग, ठीक है। वे ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप का जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। मतलब फैमिली के बाहर किसी को कुछ दे नहीं सकता, यहाँ पे शेयर्स तो एकदम इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये प्रॉफिट शेयरिंग, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड। डिविडेंड एक प्रॉफिट होती है, जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर को फ़ायदा देती है, तो उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड का प्रॉफिट मिलता है किसको, शेयर होल्डर्स को। और ये प्रॉफिट जो है वो फैमिली मेम्बर का मतलब मिलता है फैमिली मेम्बर को उनके एंटाइटलमेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बेसिस पे मिलता है, जितना ज़्यादा उनका शेयर्स होगा उनके बेसिस पे उसको उनका बेनिफिट मिलेगा, एंटाइटलमेंट रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद डिसोल्यूशन कैसे होता है, तो बोलते हैं लीगल प्रोसेस होता है, यहाँ पे वॉलंटरी भी होता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप के बेसिस पे यहाँ पे होता है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर दिए गए। यहाँ पे डिसॉल्व किया जा सकता है कैसा, म्यूचुअल पार्टीशन के द्वारा, या तो फिर फैमिली ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया फैमिली का। ये गवर्न बाय किससे है, 2013 के एक्ट से ये गवर्न बाय रिकॉग्नाइज और गवर्न बाय क्या है, हिंदू लॉ और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री मान सकते हैं कंपनी की। और ये फैमिली जो है, जो फैमिली रन करती है कोई भी बिजनेस, तो हम लोग ये मान कर सकते हैं कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही रन किया जा सकता है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल शेयर होल्डर को इक्वल अधिकार मिलते हैं। और यहाँ पे पहले जो था ना डॉटर्स को अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद डॉटर्स के भी इक्वल राइट्स है एज अ को पार्टनर। फिर हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस, तो डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे। कंपनी जो है वो ऑफर कर सकती, कंपनी कैन ऑफर इज शेयर को ऑफर कर सकती पब्लिक को, एंड इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज,
कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है शेयर को पब्लिक को, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और ऑफ़र पब्लिक। देखो डिफरेंस यही है कि जो पब्लिक कंपनी होती है ना, शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र कर सकती, मतलब ऑफ़र कर सकती, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ये नहीं कर सकती, बस यही डिफरेंस है मेजर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या क्या है, मिनिमम नंबर 7 है, मैक्सिमम कोई अपर लिमिट नहीं है। मिनिमम नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम कोई अपर लिमिट, सॉरी यहाँ पे मिनिमम नंबर 7 है, कोई अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पे मिनिमम 2 है और अपर लिमिट यहाँ पे 200 मेंबर्स है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 3 होने चाहिए मिनिमम और 15 मैक्सिमम। यहाँ पे 2 होने चाहिए मिनिमम और 15 मैक्सिमम। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बोले तो यहाँ पे शेयर ईजिली ट्रांसफर्ड कर सकते हैं हम लोग बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन के। और यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, प्रायर अप्रूवल लगेगा कंपनी का, प्रायर अप्रूवल लगेगा। कंपनीज ऑफन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल लगता है मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए। रेजिंग कैपिटल कैसे बढ़ा सकती कंपनी, तो क्या क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है और बॉन्ड्स इशू करती है पब्लिक से, और वहाँ से वो बढ़ा सकती है कैपिटल को। और यहाँ पे क्या कर सकती है, फंड्स रेज करती है, फंड्स आर रेज फ्रॉम दी मेंबर्स एंड इन्वेस्टर। हाँ, यहाँ पे पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती वो, तो कोई भी पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती। यहाँ पे रेज प्राइवेटली किया जाता है मेंबर्स और इन्वेस्टर के द्वारा। नेम में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ इट्स नेम, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग required to hold statutory meeting and filed statutory report with ROC, ठीक है। यहाँ पे statutory meeting को होल्ड किया जाता है और रिपोर्ट को फाइल किया जाता है, ठीक है। हाँ, फिर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, और यहाँ पे वही मीटिंग ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आरओसी के सामने रिपोर्ट फाइल करती है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस कैसे होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंस करना पड़ता है किसके, एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं यहाँ पे कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है यहाँ पे मैंडेटरी रहता है पब्लिक के लिए, और यहाँ पे मैंडेटरी होता है, बट जो कि प्राइवेट कंपनी है जिसमें 50 से भी कम है तो वो इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर सकते, ख़त्म करा सकती है। एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे क्या है, गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक एंड पब्लिक कंपनी गवर्न। अच्छा, यहाँ पे गवर्न जो प्रोविज़न, एप्लीकेबिलिटी हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रोविज़न है पब्लिक कंपनी से रिलेटेड जो कि दिया गया है कंपनी एक्ट में, उससे गवर्न होती है। सेम एज दैट जो प्रोविजंस दिए गए हैं प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, किसमें, कंपनी एक्ट में, उससे गवर्न होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल टाटा स्टील है, इंफोसिस है और रेलेवेंट रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो हम लोग फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, ओयो, ये सब आएंगे इसके एग्जांपल में।